नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी संजना से हुई। मेरी और संजना की शादी घरवाले की मर्जी से ही हुई थी। संजना देखने में बहुत सुंदर थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझे शादी को हाँ ही नहीं करेगी, लेकिन जब मैंने उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का मुझे पता चला। वो बहुत अच्छी थी, उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। संजना जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। सभी मुझसे कहते थे कि मैं बहुत खुश किस्मत वाला हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा सा शोरूम कपड़े का बनाऊं। मैंने संजना को इसके बारे में बताया था। संजना को पता था कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इस काम के लिए मुझे कुछ दिन तक गांव में भी जाना पड़ रहा था। मैंने संजना को चलने के लिए कहा, क्योंकि पता नहीं कितने समय लग जाते, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा ठीक है, संजना अपने मायके चली जाएगी। मैं अपने गांव चला गया। संजना से मैंने फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दिया। जमीन के कागज और सारी चीज़ों में बहुत समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से बात भी नहीं हो रही थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि हाँ बोलो, बताओ क्या बोलना चाहती हो। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपसे मिलकर ही मैं बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दोपहर मैंने जब संजना को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम में होगी, इसलिए मैंने उससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में ही उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी ही अपना संजना के पास में जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को संजना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम में होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात में फिर उसको कॉल किया, फिर भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा था। मेरा संजना से दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में ज़रूर बात होती थी। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने घर में ही तो है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ी बहुत विचार करने के बाद मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन कर लूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया और सो गया। सुबह उठते ही मुझे उसी का ख्याल आ रहा था कि मैं संजना से बात करूं। सुबह भी मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन अभी भी उसकी फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 3 दिन तक न संजना का फ़ोन आया न उसकी माँ का। मैं अपने कामों में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि संजना कहाँ है। वो बोली, संजना अपनी चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था कि संजना ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता अब थोड़ी कम हो गई थी और मैं वापस अपने काम में लग गया। संजना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी संजना से बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म होने को था। मेरे हाथ में पैसे 2-3-4 दिन में आने ही वाले थे।
जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी डरी दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा। मैंने पूछा, संजना कहाँ है? वो बोली कि वो अभी नहीं आई है। मैंने बोला, क्या अभी अभी नहीं आई है? अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिनों से मैंने संजना से बात नहीं की है। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, अभी मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं आपको किसी का नंबर पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे संजना से बात किए हुए। मुझे संजना पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो वो दूसरे नंबर से भी तो फ़ोन कर सकती थी ना। लेकिन उसने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। वो आएगी तो ज़रूर मैं उसे डांट लगाऊंगा। मेरी सास का भी फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए थे। मैं उनकी घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे थे। आखिर बात क्या है जो संजना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास में जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। वो बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, ऐसा करो कि तुम मेरे घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे छिपा रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की है। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा उतरा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने जाते ही उन पे जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि संजना कहाँ है? मेरी सास बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर शायद तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। वो बोली कि संजना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ जो मैंने सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोल लीजिए और मैं मान लूँगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो वो उसे मिल गया और वो दोनों मौका देखकर वहाँ से भाग गए। मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना ही होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, ना ही तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। संजना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यही कह रही थी तो मैं कैसे न मानता। मेरे मन में अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रो कर माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वाले को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। संजना के स्वभाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ऐसी लड़की होगी। संजना की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले दोनों ही चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं संजना को बहुत प्यार करता था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब मुझे संजना नाम से भी नफरत होने लगी। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। मेरा जो सपना था शोरूम का वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने को मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए तो वो भला कैसे खुश रह सकता है? मेरे घर वाले मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने का भी कोशिश किया। मैं चाहता था कि मैं उससे एक बार मिलूं और उससे एक बार पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसे गए 7 महीने हो गए और मैं अभी भी उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संजना का सामान मुझे बार बार उसकी याद दिला रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि उसके दहेज के सामान को मैं उन्हीं के घर छोड़ आऊं और मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। इसलिए मेरा उसका घर जाना हुआ। मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की पर संजना है।
एक झलक सी मुझे दिखने लगी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर एकदम से डर गई। दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैंने नहीं माना। अंदर के कमरे में गया तो मैंने देखा कि संजना व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। मुझे देख रोने लगी। मैंने संजना से पूछा, क्या हुआ? और मैं आगे बोलने ही लगा, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जैसा करोगी वैसा ही पाओगी ना। तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही होगा ना। अब छोड़ दिया ना तुम्हारे आशिक ने तुम्हें। संजना बस रोई ही जा रही थी। मेरी सास बोलने लगी, बेटा संजना। तभी मैंने उसकी बातों को काटते हुए कहा, अब रखो अपनी बेटी को सजाकर। संजना अपनी माँ से बोलती, माँ आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। नहीं संजना, आज अगर मैं चुप रही तो बहुत देर हो जाएगी। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी सासू माँ रोते हुए बोलने लगी, बेटा संजना जब शादी में गई थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी की वजह से उसका ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण वो आज चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी वो बेहोशी में यही बोल रही थी कि तुम्हें ना बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। और जब डॉक्टर ने ये बताया कि हो सकता है संजना अब चल ही ना सके, उसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन संजना ने मुझे बताने से मना कर दिया। संजना मुझसे बोलने लगी कि मैं अब उनकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती। उनका सपना है शोरूम खोलने का, और अगर मैं उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बन जाऊंगी। इसलिए संजना ने यह झूठ तुमसे बोलने के लिए मुझसे कहा, ताकि तुम उसे बुरा भला कहकर उसे हमेशा के लिए भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने उसे क्या क्या न कहा। मैंने संजना से कहा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? संजना ने रोते हुए कहा, ऐसा मत बोलो। संजना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो गर्भ में था वो भी अब नहीं बचा। अब मुझे भूल जाओ और दूसरी शादी कर लो। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती और बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। संजना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कितने दिनों से उसने इन्हें रोक कर रखे होंगे। बीते कुछ महीनों से न जाने संजना को मैंने क्या क्या कहा, लेकिन अब मैं संजना को एक पल भी यहाँ और अपने से दूर नहीं रखूंगा। मैं संजना की एक नहीं सुना और मैं संजना को अपने साथ ले आया। अब मेरी यही कोशिश है कि वो फिर से चल सके। मैंने अपने शोरूम को बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में संजना को दिखाया। उम्मीद की किरण दिख रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।